हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर जून 2024 के लिए, दैट इज MMT 005, जो कि इग्नू MSc मैथ में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोड है। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया है स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी, हमें बताना है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और हमें साथ में उसके रीजंस भी प्रोवाइड करने हैं। रीजंस बताते हुए हमको ये सारा कुछ करना है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कुछ ऐसा है। द सेट एस, सेट एस कैसा दिया गया है। z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और मोड z लेस देन 1 दिया गया है, मोड z माइनस 2 भी लेस देन 1 दिया गया है, बीच में और का सिंबल है। ओके, और का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर बात हो रही है यूनियन की। चाहे तो बात इसकी करो, चाहे बात इसकी करो। क्योंकि मुझे यूनियन दिया गया ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक को लिखता हूं मैं D1। D1 में मैंने क्या लिखा, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड z लेस देन 1। इसी तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूं D2 को, इसमें भी सेम थिंग दिख रहा हूं मैं, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इस बार मोड z माइनस 2 लेस देन 1। वैसे इन जनरल बात करें ग्राफ के बेस, ओके, तो हमारे पास में अगर ये कंडीशन लिखूं मोड z, इसको मैं z माइनस 0 भी लिख सकता हूं, लेस देन 1। अब ये काम करेगा मेरे पास सेंटर के पॉइंट का ओरिजिन, ठीक है। दूसरे की बात करूं वो क्या था, z माइनस 2 लेस देन 1। तो यहां पर भी मेरे पास बात हो रही है 2 0 की, इसमें सेंटर 2 0 है, रेडियस दोनों की 1 है, लेकिन ना यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। दैट मीन्स हमें बाउंड्री टेक नहीं करनी, बाउंड्री के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। ग्राफ में दिखाता हूं आपको। अगर इसकी बात करें तो 0 0 यहाँ पे था, मान लीजिए 1 0 यहाँ पे, ओके। उस अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल बनेगा। तो 2 0 करीब करीब यहाँ पे होना चाहिए, तो ये ऐसे कुछ टच करता हुआ सर्कल बनेगा, राइट। क्योंकि अब हमारे पास ना बाउंड्री जो है वो तो ओवरलैप कर ही नहीं रही, वैसे भी इसकी बाउंड्री दोनों के अंदर सेट के अंदर नहीं आ रही ना, इसके इंटीरियर पार्ट को काउंट लेना है और काउंट करेंगे हम इसके इंटीरियर पार्ट को। बाउंड्री दोनों की ही नहीं काउंट कर रहे हैं। जब दोनों की बाउंड्री ही हमारे पास नहीं आ रही, दैट मीन्स दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। इसका भी ध्यान रखना है। और इसका जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है वो 0 है, इसका जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है वो हमारे पास 2 है। ओके, अब हमारे पास ये सेट डिसजॉइंट है, ऑल्सो दे आर द ओपन सेट, ये भी सेट ओपन है, ये भी सेट ओपन है। ओके, और साथ में अब ओपन होने के कारण, डिसजॉइंट होने के कारण ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गए सेपरेट, क्योंकि इसकी बाउंड्री ओवरलैप नहीं करती। अब हमारे पास अगर ये दोनों के दोनों सेपरेट हो गए और दोनों के दोनों सेपरेट सेट की जो यूनियन है वो हमेशा डिसकनेक्टेड होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी थी ये डिसकनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने ही बताना था ट्रू और फॉल्स, लेकिन अब इसको थोड़ा सा ना थ्योरी वाइज लिख भी लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम D1 के बारे में। D1 क्या था, एक इज एन ओपन डिस्क, ये एक ओपन डिस्क होगी हमारे पास, ठीक है। सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस 1। सेम बात आप दूसरे के बारे में लिख देना, D2 इज एन ओपन डिस्क सेंटर्ड एट, इस बार क्या लिखोगे आप, सेंटर्ड एट z इक्वल टू 2, या 2 0 लिख सकते थे, दोनों सही हैं, विद रेडियस 1। अगेन वही बात आप लिख सकते हो। ओके, अब दूसरी बात क्या है, जब मैंने बोली थी कि इसका क्लोजेस्ट पॉइंट 0 है, इसका 2 है, वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद ना ये टच करने वाले पार्ट को ना हम थ्योरी में कैसे बताएंगे, थ्योरी में कुछ इस तरीके से बताएंगे। अगर ना दो सर्कल, अगर उनकी रेडियस का एडिशन और सेंटर का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो, तुम कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में टच कर रहे थे, ठीक है। अब एक की रेडियस 1 है, दूसरे की रेडियस भी 1 है, दैट मीन्स R1 प्लस R2 हमारे पास 2 हो गया। सेकेंड थिंग, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर आप देखोगे, अगर ये हमारे पास 0 0 है, ये 2 0 है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट्स आ रहा है और सेंटर का डिस्टेंस भी आपके पास 2 यूनिट्स आ रहा है, इसलिए एक दूसरे को टच करते हैं। इसके बाद आप लिख देना, नाउ दे आर द डिसजॉइंट सेट्स, देयर बाउंड्रीज डू नॉट ओवरलैप, एज open sets they are separated, so their union will be disconnected।
ठीक है, जो मैंने बातें आपको बोली हैं अगर वो आप थ्योरी में साथ में ऐड कर दोगे तो वो क्वेश्चन अच्छे ढंग से अटेम्प्ट हो जाएगा। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, ये भी स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स के बारे में बताना है। There exists a non-constant analytic function fz in a domain D such that image of f is a constant। चलो ठीक है, क्योंकि हमें ये ना एनालिटिक फंक्शन दे रखा है एक डोमेन डी के अंदर, हम उस एनालिटिक फंक्शन को कुछ मान लेते हैं। क्योंकि डोमेन डी के अंदर एनालिटिक है तो जो एफ जेड है ना, ये हमारे पास किस टाइप का फंक्शन होगा, ये हमारे पास होगा कुछ इस टाइप का u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा ऑफ v ऑफ एक्स वाई, कुछ इस तरह का होगा। अगर हमारे पास ये इस टाइप का दे रखा है दैट मीन्स, अच्छा एक बात और हमें क्या करना है, यहाँ नॉन कांस्टेंट होएगा अगर इमेज ऑफ एफ अगर कांस्टेंट हो, दैट मीन्स बात इसकी हो रही है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ। अब यहाँ पे हमारे पास ना a प्लस ओयोटा बी के अंदर ये वाला पार्ट इमेजिनरी होता है, दैट मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट है मान लेते हैं, लेट दिस इज सम सी, ओके। अच्छा, क्योंकि एनालिटिक है तो इसमें सी आर इक्वेशंस भी होल्ड करेंगी, वो भी आप लिखोगे। अब सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, हमारे पास सी आर इक्वेशंस कुछ ऐसी होती हैं कि करली यू ओवर करली एक्स इक्वल होता है करली वी ओवर करली वाई के। एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या कर होती है कि करली यू ओवर करली वाई इक्वल हो जाता है माइनस करली वी ओवर करली एक्स के, ये सेकंड कंडीशन होती है। क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जीरो हो जाएगा, करली यू ओवर करली एक्स क्या हो गया, जीरो। सिमिलरली हमारे पास जब इसको सोल्व करोगे करली वी ओवर करली एक्स, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास u फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी जीरो आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू y भी जीरो आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास जो ये u ऑफ एक्स वाई है ना, इसमें ना तो x प्रेजेंट है ना y प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास दोनों का डिफरेंशिएशन ही जीरो आ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करें तो जीरो है, दैट मीन्स कि इसमें कहीं भी हमें x नहीं दिख रहा। विद रिस्पेक्ट टू y करा पार्शियल डेरिवेटिव तो भी हमारे पास जीरो है, दैट मीन्स इसमें y भी नहीं है। अगर कोई फंक्शन एक्स वाई के अंदर था फिर भी हमारे पास एक्स वाई अगर नहीं हो रहा, ये क्लियर कट साइन है कि ये भी हमारे पास कोई अदर कांस्टेंट, या मान लो C1 था, ठीक है, अदर कांस्टेंट हमारे पास कोई C2 होएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये भी हमने कांस्टेंट प्रूव कर दिया, ये तो हमने स्टार्टिंग में हमें दिया ही गया था। इसका मीनिंग पता क्या हुआ, अब देखो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, ये तो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही एक कांस्टेंट टर्म आ गई। अगर ये भी कांस्टेंट टर्म आ गई, लेकिन हमें क्या बोला गया था कि अगर ये, ठीक है, कांस्टेंट हो देयर एग्जिस्ट नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, देयरफॉर फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। अब मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करा है, अब इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा। होप कि आपको ये समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है एफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 1 बाई जेड हैज अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। दैट मीन्स हमें ना इनडायरेक्टली बोल दिया गया कि इसके पास कोई ना कोई नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोल दो चाहे आप इसे, सिंगुलैरिटी होएगी ही होएगी। अब इसको चेक करना है, ओके। अच्छा, जब भी ना हमें ऐसा काम करना होता है ना, सबसे पहले क्या करो, अगर वन के बारे में कुछ दे रखा है ना, तो दैट मीन्स हम ना इसके पोल्स की बात कर सकते हैं, ओके। तो इसके पोल्स की बात हम करते हैं, और पोल्स पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास ना जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको जीरो रखना होता है, ठीक है। तो फिर पोल्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर पोल्स हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रख देंगे जीरो। अब हमें ये बात पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ना कभी साइन जीरो हो, ये कौन से केस में होता है, अगर हमारे पास जो ये वाली चीज है ना साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, हम पढ़ते थे ना पहले, तो उस केस में क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई हो जाता है, ओके, वेयर एन बिलोंग्स टू सम इंटीजर। उसी तरीके से जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई जेड इज इक्वल टू सम एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर 1 बाई जेड इज इक्वल टू एन पाई है देन जेड हो गया 1 ओवर एन पाई। अब हमारे पास ना 1 ओवर एन पाई है, और हमारे पास क्या है, एन कोई इंटीजर का सेट है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास एक सीक्वेंस क्रिएट होगी, ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस 1 ओवर एन पाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बात करते हैं इस सीक्वेंस की। ये जो सीक्वेंस है ना, ये हमारे पास जीरो को अप्रोच करती है जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करे,
1/n अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, 0 इज इट्स लिमिट पॉइंट। ओके, अगर 0 इसका एक लिमिट पॉइंट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि z इज इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, या आप कह सकते हो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलैरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक तो एटलीस्ट हमें मिल ही गई, और यही तो हमारे पास गिवन था, हैज अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस, पावर सीरीज हमें दे रखी है ये वाली। ओके, पावर सीरीज को एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर 5n प्लस 3 रेज टू पावर n z माइनस 2 रेज टू पावर n। हमें क्या दे रखा है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 आएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमारा 2 आया तो ट्रू है, अगर 2 ना आया तो फॉल्स है। अगर हम इसकी जनरल टर्म की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी an n प्लस 1 ओवर 5n प्लस 3 रेज टू पावर n z माइनस 2 रेज टू पावर n। ठीक है, हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए ना यहाँ पर यूज करेंगे रूट टेस्ट। ओके, रूट टेस्ट के लिए हमारे पास जो r है ना वो 1/l के इक्वल होता है, और यहाँ पर जो l का मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि बात रूट टेस्ट की हो रही है ना, रूट टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, यहाँ पर ना रूट टेस्ट में रूट तो आएगा ही आएगा, n मोड a n। ओके, तो यहाँ पर ना a n का मोड है, तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे सबसे पहले a n का मोड सॉल्व करते हैं। जब a n का मोड सॉल्व करेंगे ना, an का मोड सॉल्व करने पर हमारे पास सबसे पहले तो मोड सबका लगा देते हैं, n प्लस 1 ओवर 5n प्लस 3, इस सारे का आ गया मोड, z माइनस 2 भी इन्वॉल्व था साथ में। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके मोड को जब ओपन करेंगे कुछ ऐसा ओपन होएगा, n प्लस 1 ओवर 5n प्लस 3 रेज टू पावर n, लेकिन इसका मोड साथ में ऐसे आ जाएगा, मोड z माइनस 2 रेज टू पावर n। ओके, उसके बाद L को सोल्व करने के लिए हमने ये लिखा था लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर रूट के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना अगर n है तो मैं इसको सबकी पावर 1/n भी लिख सकता हूँ, इसलिए मैं सबकी पावर 1/n लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, पावर 1/n ये लिख लिया मैंने। अंदर क्या था, n प्लस 1 ओवर 5n प्लस 3 रेज टू पावर n z माइनस 2 रेज टू पावर n। अब यहाँ पर ना जब आप उसको बाहर निकालोगे, ये वाले n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, लिमिट हम वैसे की वैसे लिख रहे हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बच जाएगा n प्लस 1 ओवर 5n प्लस 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मोड था, मैंने गलती से लिखा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मोड z माइनस 2। अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइड पे, एक बार प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है अगर मेरे पास, तो एक काम करो, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/n, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 3/n, और यहाँ पर है मोड z माइनस 2। इन्फिनिटी अप्रोच करवाने के बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1/5 मोड z माइनस 2। देयरफॉर जो l है हमारे पास आ चुका है 1/5 मोड z माइनस 2, क्योंकि हमारे पास क्या था, r जो था वो 1/l था। अब L की वैल्यू ये आ गई, इसका मीनिंग क्या हुआ, R हमारे पास क्या बना, R बन गया 5 और बटा में बन गया मोड Z माइनस 2। और ठीक है, यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया था। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमें पता है कि R इक्वल टू 1/L जब लिखते हैं ना, तो हमारे पास ये कन्वर्जेंस वाला केस क्या होता है, कन्वर्जेंस वाले केस में L हमेशा लेस देन 1 होता है। अगर L लेस देन 1 है, दैट मीन्स जो R है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर R ग्रेटर देन 1 है, हम R सॉल्व कर चुके हैं जो कि है 5 ओवर मोड Z माइनस 2 ग्रेटर देन 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गया, 5 ग्रेटर देन मोड Z माइनस 2, जिसको क्या आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, मोड Z माइनस 2 लेस देन 5। आई थिंक मैंने कुछ गलती करी है, वेरीफाई कर लेते हैं। अगर R की वैल्यू 1/L है और L लेस देन 1 है, L1 के केस में R ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और R की वैल्यू हमने लिखी हुई है 5 ओवर मोड Z माइनस 2, ये आ गया मोड Z माइनस 2 लेस देन 5। जी हाँ सही है, मोड Z2 लेस देन 5 ही रहेगा। मुझे डाउट हुआ था कहीं मैंने यहाँ से L लेस देन 1 वाले केस में इसको गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन सही है। और अगर मोड Z माइनस 2 लेस देन 5 आ गया, इससे एक बात क्लियर होगी
कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना आ गया 5। देयरफॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 5, लेकिन हमें दिया गया था 2। दैट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फर्स्ट का ई पार्ट। हमें यहां पर चेक करना है द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस वन बाई जेड इज कन्फर्मल एट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इसको चेक करने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, हम इसका करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। जब हम डेरिवेटिव करेंगे जेड हो जाएगा 1, ओके, और जो 1 बाय जेड है हो जाएगा माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 बाय जेड स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। इसके बाद ये हमारे पास एफ डैश जेड आ गया। अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं अयोटा और माइनस अयोटा की। एफ डैश जब अयोटा को चेक करेंगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर अयोटा स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस 1 दैट इज 0। दैट मीन्स एफ डैश अयोटा हमारे पास 0 आ रहा है। ओके, अब ट्राई करते हैं हम एफ डैश माइनस अयोटा को। मैं ये दो वैल्यूज तो पुट कर रहा हूँ क्योंकि जेड हमारे पास अयोटा या माइनस अयोटा में से ही हमें चेक करना है। जब इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 1, अगेन ये 0 आ गया। दैट मीन्स अयोटा पर भी और माइनस अयोटा पर भी इसका डेरिवेटिव 0 है। और कॉन्फॉर्मल के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन पता क्या है कि डेरिवेटिव जो है ना, जिस पॉइंट पे हमने चेक करना है कन्फर्मल के लिए, वहां पर हमारे पास डेरिवेटिव मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, मस्ट बी नॉन जीरो, लेकिन हमारे पास ये 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये कन्फर्मल नहीं होएगा, देयरफॉर दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। Find the harmonic conjugate of the function u(x, y) is equal to x cube minus 3xy square। हमें इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट पता करना है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पता करने के लिए, अच्छा हमें पहले दिया क्या हुआ है, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। ओके, अच्छा अब ना हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सी आर इक्वेशंस की, जिसको हम बोलते हैं कॉशी रीमन इक्वेशंस। ओके, वो क्या होती हैं सी आर इक्वेशंस, वो कुछ इस तरीके से होती है हमारे पास, u ऑफ x इज इक्वल टू v ऑफ y। ठीक है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर बात u और v की हो रही है हमारे पास। ओके, अच्छा और सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन होती है u ऑफ y इज इक्वल टू माइनस यू एक्स। ओके, अब इसका यूज करेंगे हम। अब यू एक्स और यू वाई तो पता करा जा ही सकता है। अगर यू एक्स पता करें, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स क्यूब हो गया 3x स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेटिव पार्शियल हो रहा है तो फिर वाई स्क्वायर तो और 3 दोनों कांस्टेंट होंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, तो यहाँ बच गया 3y स्क्वायर। उसी तरीके से जब मैं u ऑफ y पता करूंगा, ये क्या मेरे पास आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होएगा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, दैट मीन्स ये आ गया मेरे पास माइनस 6xy। क्योंकि u ऑफ x तो हमारे पास इसके इक्वल होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो v ऑफ y है वो भी हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। वैसे ही जो माइनस, यहाँ पे सॉरी मैंने ना v ऑफ x आना था, ठीक है, जो माइनस vx है वो आ गया माइनस 6xy, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स v ऑफ x आ गया 6xy। ठीक है, अब मैं इस स्टेप की विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। ऐसा करने पर जो v ऑफ y है ये तो हमारे पास v ऑफ xy बन जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन करी गई है अब 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, अब जो विद रिस्पेक्ट टू y इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना, अब क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन हो रही है तो ये कांस्टेंट रेट होना है हमारे पास, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, जस्ट साथ में y लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, एक पावर बढ़ गई, वही पावर नीचे आ गई, साथ में क्योंकि x यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है ना, तो सम h ऑफ x हमारे पास यहाँ पर अक्कर हो जाएगा। ओके, अब 3 से 3 कैंसिल, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, v ऑफ एक्स वाई ये आ गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस एच ऑफ एक्स। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पे आ गया v ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x, y तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होएगा, क्योंकि y क्यूब तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है इसलिए 0 हो गया। एच एक्स को क्या लिखेंगे, h डैश एक्स। ओके, क्योंकि v ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी यहाँ से ले,
जो कि है 6xy इज इक्वल टू 6xy प्लस एच डैश एक्स। अब ये तो प्रॉपर कैंसिल हो गया, इससे हमारे पास क्या हुआ, एच डैश जो एक्स है वो हमारे पास 0 आ गया। और अगर हम बोथ साइड अब इंटीग्रेशन टेक करें, इंटीग्रेशन टेक करने पर क्या हो जाएगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन लेने पर यहाँ पर तो सिंपल एच ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन होते हैं वो एक दूसरे कन्वर्स होते हैं ना, और 0 की इंटीग्रेट करने पर हमारे पास हमें सी मिल जाएगा। और जो सी हमें मिल जाएगा उसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना ये देखो यहाँ पे कंडीशन बनी थी ना, यहाँ पर हमारे पास वी एक्स वाई अक्कर हो गया था, जो कि 3x² ये सेम लिखा जाएगा, ये भी सेम लिखा जाएगा, और एच एक्स की वैल्यू हम सी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट पता करना था यू ऑफ एक्स वाई का, जो कि वी होता है, और हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमें मिल गया है। तो इस तरीके से हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट को पता कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। फाइंड द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ z फॉर द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को ना हमने लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में लिखना है, जो कि इस रीजन के अंदर हमारे पास वैलिड है। ओके, चलो इसको करने के लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात, हम ये जो टर्म दे रखे हैं ना z² माइनस 5z प्लस 6, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे था z² माइनस 5z प्लस 6। अब क्लियर करना काफी सिंपल थिंग है, -3 और -2 ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम -5 है मल्टीप्लाई 6 है, तो फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास z-2 और z-3। ओके, क्योंकि हमारे पास ये दो बन गए हैं। अब ना एक काम करो, इसको ना आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से थोड़ा सिंपल करके लिख लो। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं हम, कि सबसे पहला काम तो ये करते हैं, z-2 को सेम रखते हैं, z की वैल्यू अदर थिंग्स में पुट कर दो। यहाँ पुट करेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पुट करेंगे तो z-2 इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू, तो यहाँ बनेगा 2 - 3। सिमिलरली अब क्या करो, z-3 को सेम रख लो, ठीक है, यहाँ पे z की वैल्यू 3 बनेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2। इसका मतलब क्या हुआ, एफ जेड आ गया हमारे पास 1/z-2 इंटू -1 प्लस 1/1 इंटू z-3। दैट मीन्स ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि -1/z-2 प्लस 1/z-3, जो कि हमारे पास एफ जेड की वैल्यू बन चुकी है। और हमें इस क्वेश्चन में वैसे ही मेंशन है कि हमें सिर्फ इसकी बात करनी है, इस रीजन की। अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ओके, ये रीजन कैसा है, अगर मेरे पास 2 लेस देन मोड z है, अब लेस देन 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ना 2 को इसके बटा में लेके आ सकता हूँ, और अगर मैं 2 को इसके बटा में लेके आऊँ तो क्या होएगा, मोड z बटा में 2, नहीं, ये मुझे नहीं करना, मुझे लेस देन 1 बनाना है। एक काम करो फिर, मोड z को यहाँ पे ले आओ। ओके, इससे क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा, जिसे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मोड 2/z लेस देन 1। सेकंड केस हमारे पास क्या था, मोड z जो है लेस देन 3। इस केस में मुझे 1 बनाना हो तो मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, 3 को बटा में ले आऊंगा, मोड z/3 लेस देन 1। तो मुझे इस अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन करना है। ओके, और अगर मुझे 2/z बनाना है तो मैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूँ कि मैं इसमें z डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1 - 2/z, और इसके अंदर ना मैं उल्टा करूंगा, मैं लूंगा z कॉमन। z कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 3/z। हाँ ये तो बन गया वैसे, नहीं मैं यहाँ पे गलती कर गया, क्योंकि मुझे 3/z बनाना था ना, तो z/3। इसके लिए ना मुझे z कॉमन ही चाहिए, मुझे चाहिए 3 कॉमन। अगर 3 कॉमन लूंगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास z/3 माइनस का 1। अब इसमें से ना आप माइनस भी कॉमन लो, तो उससे क्या होएगा, जो एफ जेड है ना वो कुछ ऐसा बनेगा, -1/z, 1 - 2/z। इसमें से माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर आ जाएगा -1/3। ठीक है, पहले बात तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ आएगा 1 - z/3। ओके, जिसको ना एक्सपेंड करने के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -1/z लिख लीजिए पहले, तो ये बनेगा 1 - 2/z रेज टू पावर -1। फिर यहाँ पे आएगा -1/3, और ये बन जाएगा 1 - z रेज टू पावर -1, ये z/3 है यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज याद करवा दूं पहले, वो चीज क्या होती है, कि अगर आपके पास कभी 1 + x रेज टू पावर n हो, तो कैसे ओपन होता है हमारे पास 1 + n x
प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर में थ्री एक्स क्यूब, यहाँ पे थ्री इंटू वन भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन होता है। अब यही चीज मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ, यहाँ पर ना मेरे पास आ रहा है वन माइनस टू बाई जेड रेज टू पावर माइनस वन। ये कैसे लिखा जाएगा उस अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा वन, एन की वैल्यू है माइनस वन, ओके। उसके बाद जो एक्स है उसकी जगह पे है माइनस टू ओवर जेड, ओके। फिर एन इंटू एन माइनस वन, दैट मीन्स माइनस वन माइनस टू बाई में टू, फिर आ जाएगा कुछ माइनस टू बाई जेड का स्क्वेयर। इस तरीके से मेरे पास चलता जाएगा। क्या आएगा उससे, यहाँ पे आएगा टू बाई जेड, ये कैंसिल हो गया, आगे भी ऐसे कैंसिल होएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा टू बाई जेड का स्क्वेयर, फिर टू बाई जेड का क्यूब। इसका मतलब अगर इसको मैं लिखने लगूँ ना, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक टू बाई जेड रेज टू पावर एन, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं दूसरे स्टेप को लिखने लगूंगा, इस वाले को जो मेरे पास है ना वन माइनस जेड बाई थ्री रेज टू पावर माइनस वन, मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ, अगर इसको लिखने बैठेंगे ना, ये भी हमारे पास कुछ ऐसा स्टेप बनेगा। जस्ट कंपेरिजन कर लो, एन जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे टू बाई जेड था, यहाँ पे जेड बाई थ्री, क्योंकि सेम टाइप की कंडीशन है, यहाँ पे जेड बाई थ्री रेज टू पावर एन बनेगा। तो अब जो ये दो कंडीशन आ रही है ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों कंडीशंस को ना अब क्या करो, जस्ट यहाँ पर आप पुट कर दो। पुट करने के बाद क्या बनेगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास, देखो ये तो वैसे का वैसे, इसके लिए क्या आ गया, समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी टू बाई जेड रेज टू पावर एन, ओके। और आगे क्या आ गया, आगे आ गया माइनस वन बाई थ्री समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी जेड बाई थ्री रेज टू पावर एन, क्योंकि हमें अपनी एक्सपेंशन इस इंटरवल में करनी थी, जो कि हमने कर दी। ये इसकी फाइनल लोरेंट एक्सपेंशन हमारे पास डराइव होगी। तो अब बिना को टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारे पास क्या है, शो दैट, ये हमारे पास कुछ मॉडल्स दे रखे हैं, इसके अंदर कुछ इंटीग्रेट है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू थ्री, लेस देन थ्री पाई बाय सिक्स। यहाँ पर शायद मैंने गलती करी है कोई, यहाँ पर ना थ्री पाई बाय सिक्स नहीं, यहाँ पे थ्री पाई बाय 16 होएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आप, यहाँ पे थ्री पाई बाय 16 ही आना चाहिए, ओके। वेयर सी इज द आर्क ऑफ द सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर मैंने एम और एल साइड पे लिख भी दिया वैसे तो। यहाँ पर जो एम का मीनिंग है वो हमारे पास क्या होएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेंट, ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और जो एल है ना, इसका मीनिंग होगा लेंथ ऑफ कंटूर। अब इसकी बात करनी है, आप पहले ना हम एम और एल कंटूर, अब पहले एम और एल फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एल के लिए। अब देखो सिंपल सी बात है, जो एल का है ना, एल का मीनिंग वो हमारे पास है, जो हमारे पास कंटूर है उसकी लेंथ के अराउंड, क्योंकि बात सर्कल की हो रही है। मैं रफली यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कैसे सर्कल ड्रॉ करूँ, पहले बात तो ये है कि यहाँ पर ना मेरे पास जो थीटा है वो आएगा पाई बाय टू एंगल ड्राइव, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक पाई बाय टू बनता है, तो थीटा मेरे पास पाई बाय टू ड्राइव हो गया। ऑल्सो जो आर है, ठीक है, मतलब रेडियस वो दे दिया हमें, ये दे रखा, ये रेडियस होता है ना, हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करा था। तो आर हमारे पास आ गया थ्री, तो दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है, आर थीटा, ओके। आर की वैल्यू हमारे पास है थ्री, थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई बाय टू, तो हमारे पास ये एल की वैल्यू आ गई थ्री पाई बाय टू। अब बात करेंगे एम के लिए। अब एम मैंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास, चलो ठीक है। अब इसको पहले एम को पता करते हैं। अगर एम को पता करना है हमने, तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। पहले जो दे रखा था हमें, देखो इंटीग्रेंड वन ओवर जेड स्क्वायर माइनस वन है, हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, ओके। इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ पहले बात करते हैं इसकी, जेड स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास ना, अच्छा मोड जेड अगर हमें थ्री दे रखा था, ठीक है, एक तो कंडीशन ये भी दे रखी थी यहाँ से। अब हमारे पास मोड जेड स्क्वायर माइनस जो वन है, ये हमेशा ग्रेटर रहेगा इससे, ठीक है। ये इनक्वालिटी इसमें आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है, ये हमेशा इससे बड़ा होगा, ओके। अब मोड जेड की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो ये कितना हो गया, थ्री का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे,
-1 जो कि हो गया 8। इसका मतलब क्या हुआ, मोड z स्क्वायर -1 जो है वो हमारे पास 8 से ग्रेटर रहेगा। अगर ये हमारे पास 8 से ग्रेटर रहेगा दैट मीन्स इसका जो कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्स मतलब मैंने रेसिप्रोकल बोथ साइड ले लिया, लेस देन इक्वल टू 1/8 आ गया। अब हम बात करते हैं जो हमको स्टार्टिंग में चाहिए था, अगर बात करें z स्क्वायर -1 इसके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर 1 ओवर मोड z स्क्वायर -1 लेस देन 1/8 है तो ये भी तो लेस देन 1/8 ही हो गया। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेंट था इसकी वैल्यू, मैंने क्या बोला था, m इज द मैक्सिमम वैल्यू जो कि 1/8 आ रही है, तो m आ गया हमारे पास 1/8। अब हम यूज करेंगे ml इनइक्वालिटी का। ओके, होप आपने स्टडी करी होगी, ये आप देख लीजिए आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है। m इनइक्वालिटी, इसकी स्पेशल बात क्या होती है कि हमारे पास जो ये कंडीशन दे रखी है ना कंटूर वाली, सी ऑफ यहाँ पे एफ जेड डी जेड को कभी सॉल्व करना हो, ये इक्वालिटी हमेशा m इंटू एल होती है, m इंटू एल। लेकिन हमारे पास m की वैल्यू आई है 1/8 और l की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2, तो ये हमारे पास हो गया 3π/2, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास 1/8, m की वैल्यू 1/8 आई थी ना यहाँ से, ठीक है, तो ये आ गया 3π/16। तो हम ये बात कह सकते हैं देयरफॉर एफ जेड डी जेड, ठीक है, लेस देन आ गया 3π/16 और हमें यही बात शो करनी थी। तो हमने कर दिया अपना थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट की ओर। फॉर द फंक्शन एफ जेड दिस, ये एफ ऑफ जेड में दे रखा है। प्रिंसिपल पार्ट एट जेड इक्वल टू 0 पता करना है, नेचर ऑफ सिंगुलर पॉइंट एट जेड इक्वल टू 0 पता करना है, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 पता करना है। हमारे पास जो एफ जेड है एक्चुअल में दे क्या रखा है, साइन ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर बटा में जेड रेज टू पावर 10। सबसे पहले बात, जो साइन एक्स है अगर इसके टेलर एक्सपेंशन को देखा जाए तो किस तरह की होती है, तो ये हमारे पास कुछ एक्सपेंशन इस तरह से होती है कि x माइनस एक्स क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस का हो जाता है x5/5 फैक्टोरियल, और कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एक्सपेंशन चलती रहती है। ऑल्टरनेटिव साइन आते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता जाएगा। तो ये चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो ये किस तरीके से अप्लाई होएगा, यहाँ पर देखो जहाँ पे x था वहां पे जेड स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आ गया जेड स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्यूब था वहां पर अगर जेड स्क्वायर आएगा स्क्वायर की पावर 3 जेड 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड 6 बटा में 3 फैक्टोरियल है वो भी 6 ही हो गया, फिर प्लस में जेड स्क्वायर की पावर 5, ये हमारे पास आ गया जेड रेज टू पावर 10 और इस बार बटा में 5 फैक्टोरियल है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 120 आ जाएगा, फिर माइनस का सिंबल उस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। माइनस का जेड स्क्वायर अभी बाकी है, बटा में है जेड रेज टू पावर 10। अब आप देख सकते हो जब इसको मैं ओपन करूंगा ना, ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया माइनस जेड रेज टू पावर 6 बाई 6 प्लस जेड रेज टू पावर 10 बाई में 120। अगर मैं इसे अगला स्टेप लिखूं, पहले 6 है अब 10 है उसके बाद 14 आता होगा, ठीक है। अगली बार हमारे पास आना तो 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल हमारे पास 5040 होता है, ठीक है, मैं उसको वैसे उसको भी लिख दिया मैंने आगे, ओके। आगे टर्म प्लस की आएगी और चलती जाएगी, बटा है में है हमारे पास z रेज टू पावर 10, और अगर मैं z रेज टू पावर 10 से डिवाइड करूं तो जो f ऑफ z है ना वो मेरे पास किस तरह का फंक्शन बनेगा, कुछ इस तरीके से आएगा वो कि क्योंकि यहाँ पर ना पावर 6 है तो पावर 10 है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना कुछ ऐसा लिखा जाएगा -1/6z4, यहाँ पे तो z10 प्रॉपर कैंसिल, 1/1/20 माइनस z4/7 फैक्टोरियल और आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नेगेटिव टर्म वाली सिर्फ एक ही टर्म आएगी, 1 जेड रेस्ट पावर 4, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/6 जेड रेस्ट पावर -4, ठीक है। तो ये हमारा एट z इक्वल टू 0 प्रिंसिपल पार्ट हो गया, ओके। उसके बाद हमने जो सेकंड थिंग बतानी थी द नेचर ऑफ सिंगुलर पॉइंट। अब हमारे पास क्या है, जो सिंगुलर पार्ट इसका आया, सॉरी जो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट आया उसके पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ना ये z रेस्ट पावर 4 है, z रेस्ट पावर 4 का मीनिंग क्या हुआ कि z इक्वल टू 0 इसका पोल आ गया और उसकी पावर अगर 4 है तो इसका ऑर्डर हमारे पास 4 आ गया। तो जो ये बात पूछी गई थी ना नेचर ऑफ द सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू 0, तो नेचर क्या हुआ, z इज इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 4। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर जिसमें रेजिड्यू निकालना है आपको, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0। इसकी अगर बात करें
जो हमारे पास ना रेजिड्यू होता है ऑफ अ फंक्शन एट एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, वो क्या होता है हमारे पास z रेज टू पावर -1 का कोफिशिएंट। इसका जो कोफिशिएंट होता है ये हमारे पास रेजिड्यू बन जाता है, क्योंकि हमारे पास z रेज टू पावर -1 वाली टर्म यहाँ पे अकर ही नहीं हुई, क्योंकि z4 के बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है वो z रेज टू पावर 0 आती है, उससे नेक्स्ट z रेज टू पावर 4 आती है। अगर आगे देखेंगे तो 8 आएगी, 12 आएगी, z रेज टू पावर -1 वाली टर्म ही नहीं आती, तो इसका मतलब कोफिशिएंट इज 0। सो रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 इज 0। तो इस तरीके से हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया। अब बढ़ते हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, जिसमें हमने क्या करना है, शो दैट अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज 3 फिक्स्ड पॉइंट मस्ट बी एन आइडेंटिटी मैप। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम अपनी तरफ से एक टी ऑफ जेड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं। अब हमारे पास ना बोला गया विच हैज 3 फिक्स्ड पॉइंट्स। अब 3 फिक्स्ड पॉइंट है, मान लो वो z1 है, z2 है और z3 है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड पॉइंट डेफिनेशन, इसमें फिक्स्ड पॉइंट डेफिनेशन लगा दो, आपने पढ़ी होगी पहले उसको। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट डेफिनेशन लगाने से क्या होएगा, टी ऑफ z1 हमारे पास आ जाएगा z1, टी ऑफ z2 हमारे पास आ जाएगा z2, और जो टी ऑफ z3 है ये हमारे पास आ जाएगा z3। अब हम अपनी तरफ से एक आइडेंटिटी मैप बनाते हैं। आइडेंटिटी मैप को मैंने लिख लिया आई जेड, लेट आई जेड। और आइडेंटिटी मैप तो हमारे पास होती है जो खुद पे जाती है। ठीक है, यही 3 पॉइंट z1 z2 z3 उस पर अगर अप्लाई करी जाए तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑफ z1 इज इक्वल टू z1, आइडेंटिटी ऑफ z2 इज इक्वल टू z2 एंड आइडेंटिटी ऑफ z3 इज इक्वल टू z3। अब आप देख सकते हो कि आपके पास ना बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है, क्योंकि अब दोनों के दोनों मैप सेम टाइप से अप्लाई हो रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, टी ऑफ जेड मस्ट बी एन आइडेंटिटी मैप। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, फिक्स्ड पॉइंट डेफिनेशंस के कारण। ठीक है, जब 3 पॉइंट्स के ऊपर ये चीज आती है ना तो ये ऐसे अप्लाई होती ही होती है। तो 3 फिक्स्ड पॉइंट के कारण यहाँ से थिंग आ गई, आइडेंटिटी मैप हमारे पास यही होता है। इसलिए अब आप लिख सकते हो देयर फॉर अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज 3 फिक्स्ड पॉइंट्स मस्ट बी एन आइडेंटिटी मैप। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फोर्थ का बी पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन -2। सबसे पहले -2 को लिखते हैं। -2 को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई -1, जिसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर आयोटा पाई। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे पास आयोटा पाई है ना, ये लिखा जा सकता है, सॉरी ई रेज टू पावर आयोटा पाई कोस पाई प्लस कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कोस पाई इज -1, साइन पाई इज 0, -1 प्लस 0 -1। तो -1 को मैं कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ना ये आ गया कि -2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा पाई। अगर इसको ये लिख दिया। अच्छा, अब दूसरी बात ये, इस टाइप के फंक्शन का हमारे पास एक पीरियड होता है जो कि होता है 2 पाई। अगर 2 पाई इसका पीरियड है तो इसलिए ना इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 ई आयोटा रेज टू पावर पाई प्लस 2 के पाई। अगर इसका पीरियड है तो मैंने पाई को 2 के पाई से जस्ट रिप्लेस करा है। ओके, इसके बाद क्या है, अब ना इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, ई रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू 2 ई आयोटा पाई प्लस 2 के पाई। आगे बात समझ। उसके बाद यहां पर z को लिखा जा सकता है x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग टेक कर, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग ई रेज टू पावर x प्लस आयोटा y। और जब यहाँ पर एक बार पहले लॉग लिख लो, इसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करा जा सकता है। ठीक है, लॉग लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y और log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर क्या होएगा log 2 प्लस, उसके बाद log e रेस्ट पावर ये आना था, लेकिन इसको आप आगे ले आओगे तो आपके पास ये हो जाएगा आयोटा पाई प्लस 2 के पाई। अब जब कंपैरिजन करोगे ना तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी log 2 और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी पाई प्लस 2 के पाई। तो इसलिए हमारे पास z हमारे पास x प्लस आयोटा y होता है, तो x की वैल्यू log 2 आ गई, log 2 प्लस आयोटा ऑफ पाई प्लस 2 के पाई। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात लिखनी भूल गया था, यहाँ पे k बिलोंग्स टू इंटीजर जरूर लिख देना। तो यहाँ पर आ गया वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। बढ़ते हैं अपने
फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। यूजिंग द मेथड ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन इवेल्युएट द इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अब आपको ना इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करनी है। चलो ठीक है, अब इसके लिए ना पहले एफ जेड मान लो। लेट एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर। मैंने ना इसी के अकॉर्डिंग इसको अपनी तरफ से मानना है। और एक बात मान लेते हैं, लेट सेमी सर्कल कंटूर सी, कोई कंटूर सी मान लो, ठीक है, इन अपर हाफ प्लेन कंसिस्टिंग रियल लाइन सेगमेंट फ्रॉम -r to r। मेरे कहने का मीनिंग है, जैसे मैं रफ फिगर प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ना अपर हाफ प्लेन में इसको मान लिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया -r से लेकर r तक। ये मेरे पास रियल एक्सिस की बात हो रही है। ओके, अब अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ना और क्या मानूं? अच्छा, एक तो बात ये कि जो मैंने -r to r माना है ना, तो कल को जब हम एज अ कंटूर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे ना लिमिट्स -r to r आ जाएंगी, क्योंकि मैंने क्या बात करी है, अपर हाफ प्लेन में सेमी सर्कल लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो गिवन फंक्शन है ना, पहले इसके पोल्स फाइंड आउट करते हैं। पोल्स के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को 0 रखना पड़ता है। अगर इसको मैं 0 रखूं, ठीक है, 4 पोल्स, पोल्स के लिए डिनोमिनेटर्स को 0 रखना पड़ता है। तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास, यहां पर ना वैसे 1 प्लस जेड स्क्वेयर ने हमारे पास अगर 0 रखा जाए तो जेड स्क्वेयर प्लस माइनस आयोटा, सॉरी जेड स्क्वेयर आ गया -1, तो z आ गया प्लस माइनस आयोटा। वैसे तो प्लस माइनस आयोटा होता है, लेकिन पावर यहाँ पे 2 थी। इसका मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल टू आयोटा एंड z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। दोनों के ऊपर ना हमारे पास ऑर्डर 2 बनेगा, लेकिन हम अपना काम अपर हाफ पे कर रहे हैं। अगर अपर हाफ पे बात कर रहे हैं, दैट मीन्स फिलहाल मैं बात करूंगा सिर्फ z इज इक्वल टू आयोटा की। सो द पोल इन द अपर हाफ प्लेन इज z इक्वल टू आयोटा विच हैज ऑर्डर 2। इस पोल z इक्वल टू आयोटा हमारे पास पोल आ गया, और इस पोल का जो हमारे पास ऑर्डर है वो भी 2 है। इस पे हम अब अपना रेजिड्यू पता करते हैं। रेजिड्यू पता करने का मेथड क्या होता है, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट z नोट, वो मेथड होता है 1/m-1, यहाँ पे आता है फैक्टोरियल, फिर आता है लिमिट z अप्रोचेस टू z नोट, और यहाँ पे आता है d रेज टू पावर m-1 ओवर डी जेड m-1। मतलब कि ना अगर हम m हमारा जो ऑर्डर था, अगर m के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर अंदर क्या आएगा, हमारे पास अंदर कुछ ऐसा आ जाएगा, z माइनस जेड नॉट, इसके ऊपर पावर m, और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ z, ठीक है। अब यहाँ पे z नॉट की वैल्यू हमारे पास आयोटा है यहाँ से, ठीक है, और ऑर्डर 2 है, दैट मीन्स m हमारे पास 2 है। तो जब इसको टेक करेंगे, इस कोडिंग क्या आएगा, रेजिड्यू ऑफ यहाँ पे f और z नोट के लिए, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट ये सॉरी m तो अगर 2 लेंगे 2-1 फैक्टोरियल खत्म ही हो गया, इसको लिखने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ आ गया z अप्रोचेस टू आयोटा, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है तो डेरिवेटिव हो गया सिंगल टाइम, m की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हम, और इसकी वैल्यू आयोटा है तो यहाँ पे आ गया z माइनस आयोटा रेज टू पावर 2। एफ जेड क्या दे रखा था, एफ जेड हमारे पास था 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर का स्क्वेयर। हमारे पास अब ये वाली कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको थोड़ा सेट करके लिखेंगे। ये सेट करके कैसे लिखा जाएगा, मैं एक बार रफली लिख के दिखा रहा हूँ। जो z माइनस आयोटा स्क्वेयर है मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर का स्क्वेयर है। मैंने सेम टू सेम ना फिलहाल ये वाला स्टेप लिख दिया। मैं इसके ऊपर लिखने जा रहा हूँ, पहले इसको रफली लिखा है मैंने जस्ट। जब इसको लिखेंगे ना, ये z माइनस आयोटा का स्क्वेयर है, इसको लिख दिया पहले z स्क्वेयर प्लस 1, जिसको लिखा जा सकता है z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा, इसके ऊपर स्क्वेयर। तो यहाँ पे आ गया z माइनस आयोटा स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1/z माइनस आयोटा स्क्वेयर इंटू z प्लस आयोटा स्क्वेयर। इससे हो गया ये कैंसिल, तो बचा क्या, 1/z प्लस आयोटा स्क्वेयर। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग जो मैं स्टेप करके दिखा रहा था ना आपको, ये वाला रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट z नोट दैट मीन्स एट आयोटा इज इक्वल टू, जो कि मेरे पास यहाँ तक पहुंच चुका था, लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा d ऑफ डी जेड, जो यहाँ पे अंदर वाला स्टेप था जो मैंने अलग से आपको सॉल्व करके यहाँ से दिखाया था। अगर मैं उसको लिखूं तो अब ये मेरे पास बन चुका है 1/z प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा -2/z
z प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 3, जो कि हमारे पास एक सिंपल सा रूल होता है इसको करने के लिए। अब जब आप इसमें लिमिट आयोटा अप्रोच करवाओगे, आयोटा की लिमिट अप्रोच करवाते ही हमारे पास ये बन जाएगा -2 ओवर आयोटा प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 3। आयोटा प्लस आयोटा हो गया 2 आयोटा, 2 आयोटा की पावर 3 हो गया 8 आयोटा रेस्ट टू पावर 3। तो ये 1 पे कैंसिल है, 4 पे कैंसिल, -1/4 आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 1/4 आयोटा। ठीक है, अब हम इस पे अप्लाई करेंगे रेसिड्यू थ्योरम। अब जो रेसिड्यू थ्योरम है ना, वो किस तरीके से अप्लाई करी जाती है? बाय रेसिड्यू थ्योरम। यहाँ पे हमने ले लिया कंटूर सी, एफ जेड, डी जेड, ये कैसे अप्लाई होता है? 2 पाई आयोटा समीशन में यहाँ पे आता है हमारे पास रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, ठीक है, जो कि हमारे पास आया है एफ आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना? 2 पाई आयोटा, और हमारे पास जब सिर्फ एक ही, वैसे तो ना यहाँ पे एफ जेड नोट होता है, एफ जेड के होते हैं, जितने भी हमारे पास पोल्स होते हैं सब पे काम करना होता है, लेकिन हमारे पास एक ही पोल था और वो है 1/4 आयोटा, तो उसको लिखा जा सकता है 1/4 आयोटा। अब यहाँ पे क्या आएगा? आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ये 1 पे और ये 2 पे, तो ये आपके पास आ गया π/2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास π/2 आ चुकी है, लेकिन हमारे पास जो कंटूर था, हमने पीछे डिस्कस करा था ना सेमी सर्कल बना के, ये -r जाएगा। अगर उस अकॉर्डिंग करें हम, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? -r से r एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू π/2। ठीक है, लेकिन अभी जो -r to r है ना, जब ये लेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास ये भी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, और हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, काम कीजिए, क्योंकि r जो है ना वो अलोंग रियल एक्सेस चल रही है ना, तो हम r को इन्फिनिटी टेक करेंगे, तो इसको ऐसे मत लिखो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये जो चीज है ये इसमें चेंज हो जाएगी, फिर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर आप रिप्लेस करोगे z और dz को x से, तो यहाँ पर बन जाएगा dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि वैसे एफ जेड जो स्टार्टिंग में था वो हमारे पास ये था ना 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर रेस्ट पावर स्क्वेयर, इसको रिप्लेसमेंट दे दिया x से, तो कुछ ऐसा बन गया। और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी π/2 बन चुका है। ठीक है, इससे अगला स्टेप करते हैं अब हम। अगला स्टेप कुछ, चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जो उससे अगला स्टेप आएगा, इससे अगला, ठीक है, वो कैसा होएगा? वो हमारे पास देखो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमारे पास इवन फंक्शन है, इसलिए इसको 2 × 0 टू इन्फिनिटी लिखा जा सकता है। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसके ऊपर स्क्वेयर भी था। ठीक है, स्क्वेयर dx इज इक्वल टू π/2। ये जो 2 है जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर की स्क्वेयर dx इज इक्वल टू π/4। और हम अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो हमें एक्चुअल में इसी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो कंटूर इंटीग्रेशन वाले मेथड से लगा के हमारे पास इसका आंसर आ गया π/4, इसलिए इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फाइनल आंसर π/4 है। तो अब हमारा 5वां क्वेश्चन करने के बाद हमने अपना ये वाला पेपर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।